जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं अग्निवीर स्पेशल क्लास। क्या देखने वाले हैं? अग्निवीर जो आपका 17 अप्रैल को एग्ज़ाम है, इसके लिए एक स्पेशल क्लास देखने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है, आप लोग जुड़ जाएंगे और दोस्तों में सेशन को शेयर करेंगे। ठीक है, आप लोग दोस्तों में सेशन को शेयर करेंगे। और आपको बता दूं, ये केवल अग्निवीर के लिए एक क्लास नहीं है, क्योंकि आपका जिस भी एग्ज़ाम में आपका जीएस जीके पूछा जाता है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम सीआरपीएफ वगैरह कोई भी है, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। क्योंकि आपने थंबनेल देखा कि ये अग्निवीर का है, तो आप अग्निवीर ना समझें, क्योंकि आपको पता होगा जीएस जीके एक ऐसा पोर्शन है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। और इस जीएस जीके में होता क्या है साथी, आपसे जैसे पूछ लिया कि भारत कब आज़ाद हुआ था, तो आप 15 अगस्त ही बताएंगे ना। तो आप ये क्यों भटकते हैं कि सीआरपीएफ में ये 16 अगस्त हो जाएगा, एयरफोर्स में ये 14 अगस्त हो जाएगा, या केवल एसएससी 15 अगस्त मानती है? तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो जीएस जीके होता है वो सभी के लिए समान होता है। तो ये सभी के लिए क्लास है। चलते हैं आज के पहले एक प्रश्न की तरफ। आज हम क्या देखने वाले हैं? तो ये केवल थंबनेल है अग्निवीर 2000 भर्ती के लिए, ये सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। बहुत सारे लोग आपसे कहते होंगे कि बहुत सारी बातें करते होंगे कि आपके रिजल्ट नहीं आ रहे नहीं आ रहे। तो आप उनको बताइए कि अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, तुमसे हम बातें करके क्या लड़ें, हम रातों से लड़ रहे हैं। रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो अच्छे रिजल्ट लाने के लिए आपको बातों से नहीं अपितु रातों से लड़ना पड़ता है। इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। कह रहा है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर के 545 कर दी गई थी? आप बताएंगे ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसकी जो संख्या थी लोकसभा सीटों की 525 से बढ़ाकर 545 हो गई थी? तो याद रखेंगे, जो आपका 31 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। कौन सा? 31वां जो संविधान संशोधन था, ये आपका हुआ था 1973 में, और इंदिरा गांधी की इस समय सरकार थी। इसमें क्या हुआ था, भारत की जनसंख्या बढ़ने के कारण साथी यहाँ पर नेतृत्व में कमी आ रही थी, इसलिए इन्होंने, जो इंदिरा सरकार थी, इन्होंने जो लोकसभा की सीटें थीं, इनमें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। और याद रखेंगे कौन सा संविधान संशोधन था? 31वां था। और बात करें 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो ये आपका 1991 में हुआ था, और आपका ये दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। क्या मिला था? जो आपकी दिल्ली है, इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, देखो, राजधानी क्षेत्र और राजधानी में बहुत अंतर है, क्योंकि आपको पता होगा 1911 में राजधानी घोषित कर दिया और 1912 में ये राजधानी बन भी गई थी। ठीक है, तो इसको लेकिन ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का स्पेशल दर्जा नहीं मिला था, तो इसके लिए क्षेत्र घोषित कर दिया गया कि ये कितना कितना क्षेत्र आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके अलावा बात करेंगे 44वें संविधान संशोधन की, तो ये होता है 1978 में, और इस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी। किसकी? याद रखेंगे, जो मोरारजी देसाई थे इस समय 1978 में किसकी सरकार थी? एक पहली बात तो याद रखेंगे जनता पार्टी की सरकार थी, और जनता पार्टी में नेतृत्व कौन कर रहे थे? आपके मोरारजी देसाई। अति महत्वपूर्ण, याद रखेंगे कौन? आपके मोरारजी देसाई। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इन्होंने क्या किया था, जो आपका एक मौलिक अधिकार होता था, क्या होता था? आपका एक मौलिक अधिकार होता था, इस मौलिक अधिकार को, जो आपका संपत्ति का अधिकार होता था, किसका? संपत्ति का अधिकार होता था जो आपका, इसको हटा करके इन्होंने क्या कर दिया? विधिक अधिकार बना दिया, यानी कि क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। ठीक है, और इसको जो आपका आर्टिकल 31 था, क्या था? याद रखेंगे आर्टिकल 31, और इसके अलावा था 19F। क्या था? 19F और आर्टिकल 31, इन दोनों को ख़त्म करके क्या किया? इनको कानून के 300A में जोड़ा गया, भाग 12 के अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन में मोरारजी देसाई सरकार ने जो आपका मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसको ख़त्म कर दिया। इसको कहाँ पर जोड़ दिया? कानूनी अधिकार के भाग 12 में, और कहाँ पर? अनुच्छेद 300A में। ठीक है, मोरारजी देसाई की सरकार थी। इसके अलावा बात करें 91वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 91वां संविधान संशोधन की, तो ये 2003 में होता है। इसमें क्या हुआ था? तो याद रखेंगे, इसमें आपके जो राज्य होते हैं उसमें सीटों को निश्चित किया गया था। क्या किया गया था? राज्य जो होते हैं उसमें सीटों को निश्चित किया गया था, जिसमें राज्य में मंत्रिमंडल की जो आपके मंत्रिमंडल होगा,
कुल सीटों का 15% होगा। ठीक है, मंत्री परिषद से संबंधित है। किससे संबंधित है? इसमें मंत्री परिषद से संबंधित है 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, कुल सीटें जैसे आपकी उत्तर प्रदेश में 403 है, तो इसके 15% ही उत्तर प्रदेश में क्या बनेंगे, मंत्री बनेंगे। ठीक है, आप निकाल लेंगे इसको। इसके अलावा दिल्ली को इसी में एक विशेष प्रावधान दिया। क्या प्रावधान दिया सर? तो दिल्ली में कुल 70 सीट हैं और 70 में कुल आपके कितने मंत्री बन सकते हैं? केवल 10%। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेंगे। केवल दिल्ली ही एकमात्र ऐसा यूटी है जिसको 10% मंत्रिमंडल बनाने की अनुमति दी गई है। यहाँ पर कितनी सीटें? 70 सीटें और 10% मंत्री, यानी कि मुख्यमंत्री सहित कुल मिलाकर के 7 बनते हैं, 6+1। ठीक है, कुल मंत्री कितने बनते हैं? एक मुख्यमंत्री, 6 मंत्री बनते हैं आपके दिल्ली में। कौन से संविधान संशोधन निर्धारित हुआ? 91वां संविधान संशोधन से। बात करें लोकसभा की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कब की गई? 31वें संविधान से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है 1870 में भारतीय लोक सेवा में पहले भारतीय सदस्य कौन बने थे? क्या कह रहा है? 1870 में जब भारतीय लोक सेवा का गठन हुआ, उनमें जब अध्यक्षों या फिर सदस्यों की चयन किया जा रहा था, तो उसमें पहले भारतीय सदस्य कौन थे? तो याद रखेंगे, इनका नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम था? सत्येंद्रनाथ टैगोर, या फिर इनको सत्येंद्रनाथ ठाकुर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो टैगोर होता है इसको बंगाली में टैगोर कहते हैं, लेकिन अपने यहाँ इसको क्या कहते हैं? ठाकुर कहते हैं। जो ठाकुर होते हैं उनको बंगाल में क्या कहते हैं? टैगोर कहते हैं। तो सत्येंद्रनाथ ठाकुर 1870 में, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और कुछ बच्चे अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि सर इन्होंने तो आपका 1863 में सिविल सेवा पास की थी, लेकिन देखो पास तो इन्होंने 1863 में की थी, लेकिन इनकी जो चयन समिति होती है, जैसे अभी आप अपने भारत में लोक सेवा आयोग है, उसमें कुछ सदस्य होंगे, जिसमें आपके डॉक्टर मनोज सोनी अध्यक्ष हैं। मनोज सोनी अध्यक्ष आप सभी को पता होगा। इसके जो सदस्य होंगे इनके चयन करने के लिए, उन्हीं सदस्यों में जो शामिल हुए थे पहले भारतीय, वो आपके सत्येंद्रनाथ ठाकुर थे, और ये 1870 में हुए थे। लेकिन पहली बार भारत के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की, वो भी सत्येंद्रनाथ ठाकुर थे, लेकिन 1863 में पहले ही प्रयास में की थी। ठीक है, डॉक्टर मनोज सोनी के बारे में आप जानते होंगे, वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो याद रखेंगे, ये आपके क्या हैं? ये आपके साहित्यकार थे। क्या थे? साहित्यकार थे। ठीक है, इनको याद रखेंगे, साहित्यकार थे। और इनको 1913 में हमने 2-3 क्लासों में पिछली में डिस्कस किया है। 1913 में क्या मिला था? साहित्य का नोबेल मिला था। ठीक है, इनको याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें पिंगली वेंकैया की, तो पिंगली वेंकैया को भारत का झंडा डिजाइन कराया था। क्या कह रहा था? तो याद रखेंगे, भारत का झंडा डिजाइन किसने किया था? झंडा डिजाइनर कौन थे? तो याद रख लेंगे आप लोग, पिंगली वेंकैया थे। ठीक है, भारत का जो आधुनिक वर्तमान में झंडा है, तिरंगा और केसरिया, तिरंगा है, इसमें जो रंग है और जो आपका बीच में चक्र है, ये सभी किसने डिजाइन किया है? तो पिंगली वेंकैया ने। इसके अलावा विपिन चंद्र पाल के बारे में जानेंगे। ये लाल बाल पाल नाम से 3 लोग जाने जाते थे, लाल बाल और पाल। और जो ये पाल थे, पाल नाम से, इनका नाम क्या है? विपिन चंद्र पाल। ठीक है, बाल से बाल गंगाधर तिलक, लाल से लाला लाजपत राय। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या बनता था? लाल बाल पाल बनता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का? सत्येंद्रनाथ ठाकुर इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। निम्नलिखित में से कौन से प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता था? तो सभी साथी याद रखेंगे, पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता था देविका रानी ने। किसने? देविका रानी ने जीता था। जिनके मन में अगर क्वेश्चन भानु अथैया आ रहा है, तो याद रखेंगे, इन्होंने पहली बार ऑस्कर जीता था। क्या जीता था? भारत के लिए पहली बार ऑस्कर जीतने वाली कौन थी? तो भानु अथैया जी थी। इनको फिल्म गांधी के लिए, किसके लिए? गांधी के लिए इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन जो की थी, क्या की थी? आपकी कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में इनको क्या मिला था? आपको क्या मिला था? तो भारत के लिए पहला नोबेल मिला था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सॉरी ऑस्कर मिला था। ठीक है, और नोबेल नहीं, ऑस्कर मिला था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। पहला ऑस्कर किसे मिला था? तो भानु अथैया को। जबकि दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहला किसे मिला था? तो देविका रानी। लेकिन बात करें वर्ष 2020 के लिए, 52वां दादा साहब फाल्के किसे मिला है? 52वां दादा साहब फाल्के, तो याद रखेंगे, आशा पारेख जी को मिला है। और ये भी याद रखेंगे, मिला तो 2022 में है, लेकिन मिला किसके लिए है? तो 2020 के लिए मिला है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा रजनीकांत के बारे में याद रखेंगे, इनको 51वें नंबर का दादा साहब फाल्के मिला था 2019 के लिए। ठीक है, 2019 के लिए 51वें नंबर का क्या मिला था? तो दादा साहब फाल्के मिला था। ठीक है, याद रखेंगे। और अभी हाल ही में भारतीय कौन सी फिल्म के गाने ने, याद रखेंगे, नाटू नाटू गाने ने क्या जीता है? तो ये भी आपका ऑस्कर ही जीता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसके अलावा एक फिल्म थी आपकी एलिफेंट विस्पर्स, उसने भी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर जीता है। भारत ने इस बार 2 ऑस्कर जीते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, 92वां संविधान संशोधन के तहत 2003 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई?
क्या कह रहा है, जो आपका 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 का अधिनियम था, इसको 2004 में लागू किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे 2003 का ये जो अधिनियम था इसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई, तो याद रखेंगे इसमें जोड़ी गई थी बीडी माचिस। कई बार हमने डिस्कस किया है क्या जोड़ा गया था साथी, इसमें आपका बीडी माचिस जोड़ा गया था। ठीक है, बीड़ी माचिस देख के नशे में ना हो जाना, कई बार रोका है आपको। ठीक है, बीड़ी माचिस में क्या होता है, तो याद रख लेंगे आप लोग, बीड़ी से आप पहली तो याद रखेंगे बोडो भाषा, कौन सी भाषा, बोडो भाषा जो कि असम में बोली जाती है। इसके अलावा डोंगरी भाषा, ठीक है, डोंगरी भाषा। इसके अलावा मैथिली भाषा, मैथिली के अलावा आप याद रखेंगे संथाली भाषा। क्या याद रखेंगे, संथाली भाषा। और ये संथाली भाषा कहाँ पर बोली जाती है, ये झारखंड के क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, मैथिली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, बीड़ी माचिस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे बीड़ी माचिस। इससे ये हो जाएगी, डा से डोगरी हो जाएगी, माँ से मैथिली हो जाएगी, सा से संथाली हो जाएगी। अति महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। इसके अलावा सर ये तो हो गई 92वें संविधान संशोधन की बात, लेकिन बात करें जो आपकी 15वीं भाषा थी, यानी कि 15वीं भाषा थी, एक भाषा जोड़ी गई थी, ये आपकी 21वां संविधान संशोधन था। कौन सा, 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 1967 में हुआ था। कब हुआ था, 1967 में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 21वां संविधान संशोधन कब होता है, 1967 में होता है। इसके तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी साथी, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, और ये आपके 15वें नंबर की थी, क्योंकि मूल संविधान में आपकी केवल 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और भाषाओं के संबंधित आपकी अनुसूची कौन है, तो याद रखेंगे ये अनुसूची का नाम है अनुसूची 8। ठीक है, इसमें कुल वर्तमान में 22 भाषाएं हो चुकी हैं। और इसके अलावा एक 71वां संविधान संशोधन भी याद रखेंगे। ठीक है, इसमें कितनी जोड़ी गई थी, 3 बोर्ड आपकी नमक, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है साथी, रबी की फसलों की बुआई निम्न में से किस माह में की जाती है। आप बताएंगे जो रबी की फसलों की बुआई है किस माह में की जाती है, तो याद रखेंगे जो रबी की फसल होती है अक्टूबर नवंबर माह में भी बोई जाती है। कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर माह में। और इसको हम क्या क्या फसलें होती हैं उनमें याद रख लेंगे। एक तो सबसे पहले गेहूँ हो जाएगी, गेहूँ के अलावा जौ हो जाएगी, जौ के अलावा क्या हो जाएगा आपका मटर हो जाएगा, मटर हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, आपका सरसों हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे सरसों हो जाएगा, सरसों। ठीक है, इनको भी याद रख लेंगे, सरसों ये भी याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा चना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चना हो जाएगा। ये सारी की सारी फसलें कौन सी हैं, ये आपकी रबी की फसलें हैं। कैसी, रबी की फसलें। ठीक है, याद रखेंगे। और बात करें जायद की फसलों की, ये कौन सी फसलें हो जाएंगी, जायद की फसलें। ठीक है, जायद की फसलें क्या होती हैं, तो सर खरबूजा होता है। क्या होता है, खरबूजा होता है। खरबूजा के अलावा सर क्या होता है, तरबूज होता है, तरबूज होता है। और सर तरबूज के अलावा क्या होता है, सर ककड़ी होता है। ठीक है, ककड़ी होता है। अभी आपने देखा होगा वर्तमान में ककड़ी, तरबूजा, खीरा बहुत खाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जायद की फसलें हैं। इसके अलावा जून जुलाई में क्या होता है सर, तो इसमें बोया जाता है साथी खरीफ की फसल। कौन सी, इसमें खरीफ की फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल में क्या क्या होता है, तो याद रखेंगे खरीफ की फसल में हम डिस्कस करेंगे, इसमें आपका ज्वार होता है। क्या होता है, ज्वार होता है। ठीक है, क्या होता है साथी, याद रखेंगे इसमें आपका ज्वार हो जाएगा, ज्वार के अलावा आपका बाजरा हो जाएगा। ठीक है, बाजरा हो जाएगा, मक्का हो जाएगा। ये सारी फसलें किसकी हैं, तो याद रखेंगे खरीफ की हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है नीली क्रांति, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आप बताएंगे नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे जो नीली क्रांति होती है इसको क्या कहते हैं, नील क्रांति नहीं कहते हैं। ठीक है, ये गलत आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, नीली क्रांति क्या कहते हैं, नील क्रांति नहीं कहते हैं। नीली क्रांति को कहते हैं मत्स्य उत्पादन। क्या कहते हैं, मत्स्य उत्पादन का मतलब यानी कि साथी मछली से, मछली उत्पादन से क्या हो जाएगी आपकी नीली क्रांति हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है। दुग्ध क्रांति की बात करें तो इसको साथी श्वेत क्रांति कहते हैं। दुग्ध उत्पादन से कौन सी क्रांति होती है, श्वेत क्रांति होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा झींगा उत्पादन सर क्या होता है, तो इसको लाल क्रांति कहते हैं। ठीक है, लाल क्रांति कहते हैं इसको, याद रखेंगे झींगा उत्पादन। ये झींगा एक प्रकार की मछली होती है रेड कलर की, और ये लाल क्रांति आपकी टमाटर की भी कही जाती है और आपकी झींगा की भी कही जाती है। इसके अलावा आप याद रखेंगे जो गोल क्रांति होती है, कौन सी, जो आपकी गोल क्रांति होती है, गोल क्रांति। गोल क्रांति किसकी हो जाएगी आपकी, ठीक है, इसको याद रखेंगे ये हो जाएगी आलू से। किससे हो जाएगी गोल क्रांति, आलू से हो जाएगी। ठीक है, और काली क्रांति किससे हो जाएगी, काली क्रांति की बात करें तो काली क्रांति में आपके पेट्रोलियम पदार्थ आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, पेट्रोलियम। देखो जब पेट्रोल या डीजल जलता है तो क्या होता है, काला हमारा चेहरा मुँह हो जाता है या फिर कुछ हो जाता है। जो आपने देखा होगा मोबिल जो मोबियाल होता है वो कैसा होता है, काला होता है। ठीक है, तो काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैंकिंग से संबंधित नहीं है। ठीक है,
क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द का संबंध बैंकिंग क्षेत्र से नहीं है। याद रखेंगे कौन सा शब्द हो जाएगा। रेपो रेट सर होता है, स्वचालित मशीन क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, तरलता क्या होता है। तो याद इनका बारे में बात करें तो याद रखेंगे रेपो रेट आपने सुना होगा, इसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जारी करती है। ठीक है, क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे MPC इसको जारी करती है। इसको याद रखेंगे कौन जारी करता है, RBI के द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है, मौद्रिक नीति समिति। इसको कौन जारी करता है, तो मौद्रिक नीति समिति जारी करती है। इसके अलावा सर दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर स्वचालित टेलर मशीन क्या होती है। तो याद रखेंगे इसको कहते हैं ATM। क्या कहते हैं, ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, ATM होता है स्वचालित टेलर मशीन। अच्छे से इसका क्या याद रख लेंगे, फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है ATM का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ये तो। ठीक है सर, बैंक में ही आ जाती है। शून्यकाल क्या होता है, तो सर याद रखेंगे शून्यकाल आपका बैंकिंग से संबंधित नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, नहीं पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। शून्यकाल क्या होता है सर, तो शून्यकाल ये संसद का हिस्सा है। किसका है, संसद का हिस्सा है। और इसमें क्या होता है सर, इसमें आपका 11 से 12 बजे वाला एक टाइम होता है। इसको याद रखेंगे, 11 से 12 बजे वाला एक टाइम होता है, इसको कहते हैं प्रश्नकाल। क्या कहते हैं, प्रश्नकाल। और जब विपक्ष के दल के नेता प्रश्न पूछ लेते हैं तो उसके बाद एक बीच में 12 से 1 बजे के टाइम, 12 से 1 बजे का जो टाइम होता है, इस टाइम को हम कहते हैं शून्यकाल। इसमें क्या होता है, खूब जूता चप्पल गाली गलौज सब कुछ होता है। ठीक है, याद रखेंगे जो शून्यकाल होता है इसमें खूब हाथापाई भी होती है, मारा पीटी सब हो जाती है। इसके अलावा सर तरलता क्या होती है, तो तरलता एक आपके पैसों से संबंधित है, कितनी तरलता किसके पास है। ठीक है, ये भी आपकी बैंकिंग से संबंधित हो जाएगी। और सबसे पहले याद रखेंगे शून्यकाल क्या हो जाएगा, आपको अच्छे से याद रख लेना, ये संसद से संबंधित है। और 12 से जो 1 बजे का टाइम होता है इसको क्या कहते हैं, शून्यकाल कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, वर्ष 2014 में भारत में निम्न में से किस बीमारी को मुक्त घोषित किया गया है। यानी कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसको 2014 में भारत में पूर्ण रूप से मुक्त घोषित कर दिया। तो याद रखेंगे ये आपका आंसर हो जाएगा पोलियो का। क्या हो जाएगा, पोलियो। जो साथी आपका पोलियो होता है ये आपका 2014 में, कब, 2014 में भारत इससे पूर्ण रूप से मुक्त हो चुका है। लेकिन बात करें ट्यूबरक्लोसिस की यानी कि TB की, तो सर इसको याद रखेंगे, इसको भारत ने 2025 तक एक मिशन रखा है TB को हराने के लिए। उसमें एक नारा भी दिया है, TB हारेगा देश जीतेगा। ठीक है, याद रखेंगे TB, ये याद नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, TB हारेगा हारेगा देश जीतेगा किस किस आपके योजना का नारा है। तो जो TB मुक्त करने का उद्देश्य है भारत का, TB हारेगा देश जीतेगा, ये इसका नारा है। ठीक है, याद रख लेंगे। इसके अलावा बात करें टिटनेस की, तो टिटनेस क्या होता है, जब हमको कुछ लोहे की चीज़ लग जाती है जिसमें जंग लगी होती, उससे क्या हो जाता है, टिटनेस हो जाता है। एक रेबीज क्या होता है, तो आपको कुत्ता काट ले, कुत्ता के अलावा आपको बिल्ली काट ले, बिल्ली के अलावा आपको बंदर काट ले। ठीक है, बंदर काट ले, इन सब के काटने से क्या हो जाता है, आपको रेबीज हो जाता है। और रेबीज में क्या लगता है, तो आपको पानी से डर लगता है। किससे लगता है, पानी से डर लगता है। देखो आपको बचपन में किसी को कुत्ता ने काटा होगा, तो यदि उसको अभी पानी से डर लग रहा है तो आप वो उसकी जांच कराएं, क्योंकि इसको क्या हो जाए, हाइड्रोफोबिया हो चुका है आपको। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, स्वाद में कड़वा खाद्य पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है। यानी कि इसको याद रख लेंगे तीखे से। किससे, तीखे से। कड़वा कैसे होते हैं, तीखे होते हैं। तो याद रखेंगे जो पदार्थ आपके क्षारीय होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, तीखे होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, यानी कि कड़वे होते हैं। और इनको क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे इनमें आपका क्षारीय कहते हैं। इनका जो pH मान होता है, देखो pH स्केल इस तरह से होता है, 0 से लेकर के 1 2 3 4 7 आएगा, उसके बाद फिर 7 8 के बाद यहाँ पर इसका 0 माना जाता है, 7 पर। ठीक है, यहाँ पर जो इस साइड के जो होंगे ये सारे के सारे अम्लीय होंगे। कैसे होंगे, अम्लीय पदार्थ होंगे। जो आपकी pH स्केल होती है इसमें अम्लीय किससे 0 से 7 तक होंगे, और 7 से जो 14 तक होंगे। कहाँ से कहाँ तक, 7 से 14 तक होंगे, ये सारे के सारे क्षारी होंगे। ठीक है, क्षारी नमकीन यानी कि कड़वे तीखे होंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा अम्लीय को हमने डिस्कस किया, कैसे हो जाएंगे, 0 से 7 तक। और इसके अलावा उदासीन क्या होता है, जिस भी पदार्थ का जो भी पदार्थ है उसका मान 7 है, तो याद रखेंगे ये क्या कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उदासीन क्या हो जाएगा, जिसका भी पदार्थ का मान इस pH स्केल पर 7 आता है वो कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, ना तो अम्लीय ना तो क्षारीय। इसको अच्छे से याद रख लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कड़वे क्या होते हैं, आपके क्षारीय पदार्थ होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, चेराऊ किस राज्य की पुरानी परंपरागत नृत्य शैली है। क्या कह रहा है, जो चेराऊ परंपरागत शैली है ये किस राज्य की है। तो याद रखेंगे चेराऊ क्या होता है, ये एक बम्बू डांस होता है। क्या होता है, बम्बू डांस होता है। और ये कहाँ पर होता है, तो याद रखेंगे ये बम्बू डांस आपका होता है मिजोरम में। कहाँ पर होता है साथी, ये जो बम्बू डांस होता है ये आपका मिजोरम में होता है, इसको याद रखेंगे।
इसको क्या कहते हैं, चेराव कहते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लेंगे, एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा याद रखेंगे मणिपुर। मणिपुर में क्या होता है सर, तो मणिपुर में याद रखेंगे यहाँ पर थांगटा होता है। क्या होता है, यहाँ पर थांगटा होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये मणिपुर का क्या है, मार्शल आर्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे साथी। जो मार्शल आर्ट है ये कहाँ का है, ये आपका मणिपुर का है, क्या हो जाएगा, थांगटा। मेघालय में अब एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पर एक बांग्ला महोत्सव होता है। देखो बांग्ला महोत्सव से आपने देखा बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल नहीं लगाएंगे, उसको मेघालय लगाएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है। ऐसा कौन सा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है। तो सभी को पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये कहाँ पर हो जाएगा, ये आपका अजमेर राजस्थान में हो जाएगा। कहाँ पर, अजमेर राजस्थान में। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। और अजमेर राजस्थान में क्या हो जाएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा। इसके अलावा सर क्या है, तो हवा महल है। इसके अलावा और सारे महल हैं यहाँ पर राजस्थान में पाए जाते हैं, क्योंकि ये राजा रजवाड़ों का स्थान रहा है राजस्थान, क्योंकि इसमें राजा राज छुपा है, तो इससे क्या बनेगा, राजा। ठीक है, तो राजा रजवाड़ों का शहर रहा है। यहाँ पर बहुत सारे महल पड़ते हैं, जिनमें आपका 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसके अलावा हवा महल भी है, जो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था, इसको भी याद रखेंगे। बात करें बीबी के मकबरा की, तो इसको कहते हैं साथी ताजमहल की भद्दी नकल। क्या कहते हैं, ताजमहल की भद्दी नकल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ताजमहल की भद्दी नकल क्या है, बीबी का मकबरा। और ये किसने बनवाया था सर, ये आपका बनवाया था औरंगजेब ने। किसने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, याद रखेंगे, औरंगजेब ने बनवाया था इसको, क्योंकि ये भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और ये भी चाहता था कि पिता की तरह मैं भी आपका ताजमहल बनाऊं। ठीक है, इसको दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहते हैं और या ताजमहल की भद्दी नकल कहते हैं। ये कहाँ पर है, तो औरंगजेब से याद रखेंगे औरंगाबाद। क्या याद रखेंगे, औरंगाबाद। हालांकि सर इसका नाम बदल गया है, इसका नाम क्या हुआ है, तो याद रखेंगे इसका नाम हो गया है सर संभाजी नगर। क्या हो गया है सर, इसका नाम संभाजी नगर हो चुका है, और संभाजी नगर आपका ऑप्शन में मिलेगा आपको। ठीक है, याद रख लेंगे, जो संभाजी नगर है ये क्या मिल जाएगा आपको, ऑप्शन में मिल जाएगा। सर बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है, बड़ा इमामबाड़ा पूछे या छोटा इमामबाड़ा, तो आप सीधा आंसर क्या लगाएंगे, लखनऊ लगाएंगे। ठीक है, आप सभी इसका आंसर क्या लगाएंगे, लखनऊ लगाएंगे। नवाबों का शहर लखनऊ। सर एक क्वेश्चन ये बच रहा है, ये उज्जैन महल कहाँ पर पड़ता है, ये तो नाम मैंने पहली बार सुना है सर। ये उज्जैन महल की बात करें तो ये त्रिपुरा में एक महाराजा हुए विक्रम सिंह। ठीक है, महाराजा विक्रम सिंह का महल है, इसको क्या कहते हैं, उज्जैन महल। और ये कहाँ पर है, तो याद रखेंगे त्रिपुरा में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे, ऐसे छुपे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, इनको अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, रक्त में कौन सा घटक रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। रक्त में ऐसा कौन सा घटक मौजूद होता है जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रक्त की। जो रक्त होता है साथी, ये आपका 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। किससे, ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें आपका आरबीसी होता है, आपका डब्ल्यूबीसी होता है। क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। इसके अलावा प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे, क्या होता है, प्लेटलेट्स। और जो आपका प्लेटलेट्स होता है, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है साथी रक्त में थक्का बनाना। यानी कि जो आपको खून बह रहा है, तो ये विटामिन के साथ मिलकर के मदद करता है कि ये थक्का जम जाए। तो इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स। जो आपका रक्त का थक्का बनाता है, क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स। सर रक्त के प्रकार कितने, 3 हमने बात की, जिसमें आपका प्लेटलेट्स क्या करता है, आपका खून रोकता है। आरबीसी सर क्या होता है, तो याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल्स सेल। और इसका कार्य क्या होता है, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यानी कि आरबीसी आपका जो आरबीसी है, इसी से ही मिलकर खून बना है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, आरबीसी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म हो गया रेड ब्लड कार्पल सेल। और इसका एक कब्रिस्तान होता है। क्या होता है, इसका एक कब्रिस्तान होता है, इसको भी याद रखेंगे। इसका कब्रिस्तान क्या होता है, याद रख लेंगे, प्लीहा इसका कब्रिस्तान होता है। क्या होता है, प्लीहा इसका कब्रिस्तान होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, तो ये आपका वाइट ब्लड कार्पल सेल्स होता है। क्या होता है, वाइट ब्लड कार्पल सेल। इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा शरीर में होती है और प्रतिदिन बदलती रहती है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसके अलावा सर ये जो ऑप्शन है, धमनियाँ क्या होती हैं। धमनियों की बात करें तो ये हृदय से रक्त को आगे भेजती हैं। क्या करती हैं, धमनियाँ जो होती हैं ये आपके हृदय से रक्त को आगे भेजती हैं। ठीक है, और लसिका क्या होता है, लसिका का कार्य है साथी, ये पोषक तत्व जो होते हैं शरीर में, आपके भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं, इनको जो आपकी कोशिकाओं तक पहुँचाना होता है, ये कार्य कौन करता है। पोषक तत्व में क्या होता है सर, पोषक तत्व में आपके बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे हार्मोन्स हैं, आपके जो आपके ग्लूकोज वगैरह है, ये जो लसिका होता है ये आगे ही भेजता है इसको। ठीक है, इन सभी को पोषक तत्वों को आगे कौन भेजता है, लसिका। सिराएँ क्या होती हैं,
सिराएं सर नसें होती हैं। नसें क्या होती हैं? तो याद रखेंगे इनमें जिनमें खून चलता है, ठीक है, याद रख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बैठक कहाँ पर हुई थी? जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी 1920 में, ये आपकी होती है नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर में होती है। और इसका याद रखेंगे ये कब हुई थी? 1920 में हुई थी। इसमें हुआ क्या था सर, ये क्यों पूछा गया है? तो याद रखेंगे इसी बैठक में क्या हुआ था, इसी बैठक में आपका जो असहयोग आंदोलन था, क्या था? आपका असहयोग आंदोलन था। इसी आंदोलन का जो प्रस्ताव था असहयोग आंदोलन का, ये प्रस्ताव कहाँ पर पारित हुआ था? नागपुर में ही असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सर मुंबई क्या है? तो मुंबई में कई बैठकें हुई हैं, लेकिन इनमें आप याद रखेंगे जो आपकी फर्स्ट बैठक थी जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। किसने? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, ठीक है। इसकी अध्यक्षता की थी। पहला अध्यक्ष कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। इसके बाद इलाहाबाद में कब हुआ था? तो इलाहाबाद में भी कई बैठकें हुई हैं, लेकिन इनमें जो पहली बैठक इलाहाबाद में हुई थी 1888 में हुई थी। कब हुई थी? 1888 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे जॉर्ज यूले थे। कौन थे साथी? जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। कोलकाता में भी कई अधिवेशन हुए हैं, जैसे आप याद रख लेंगे 1917 का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता आपकी एनी बेसेंट ने की थी, ये भी आपका कोलकाता में हुआ था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है यूएसएसआर का विघटन किस वर्ष हुआ था? जो आपका सोवियत संघ है इसका विघटन कब हुआ था? तो याद रख लेंगे जो यूएसएसआर था ये रसिया का पहले पूरा पार्ट हुआ करता था, ठीक है। इसमें आपके 15 देशों में 1991 में टूट गया। कितने देशों में? तो याद रखेंगे 15 देशों में। 15 देश सर कौन कौन थे? तो ऐसे हम याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन इनमें से कुछ प्रमुख हैं उनको याद रख लेंगे। जैसे आपका कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये आपका तजाकिस्तान, इस तरह से, ठीक है, इनको याद रख लेंगे। और एक आपका यूक्रेन भी इसमें शामिल है जिसमें अभी हाल ही में रूस का युद्ध चल रहा है। ये सारे के सारे देश 15 देश आपके किससे टूटे थे? यूएसएसआर से। और यूएसएसआर का जो सबसे बड़ा देश था वो क्या बना? आपका रूस बना, जो कि आज भी आपका वीटो पावर पहले यूएसएसआर के पास होता था, लेकिन ये अब रूस हैंडल करता है, ठीक है, याद रख लेंगे। और रूस का नेता कौन है? तो सन की पुतिन। कौन है? पुतिन, ठीक है। ये किसी की नहीं सुनता है भाई, ठीक है, इसको याद रख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? अगले प्रश्न के बारे में याद रखेंगे। कह रहा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? क्या पूछ रहा है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है सर ये किस राज्य में स्थित है? तो सभी याद रख लेंगे मेरे प्यारे साथी, जो आपका क्या है? हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद है। यहाँ पर आपकी क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। ये किसकी प्रतिमा है सर? तो याद रखेंगे ये संत रामानुजाचार्य की। किसकी? जो आपके संत रामानुजाचार्य हैं। कौन है? संत रामानुजाचार्य, ठीक है। संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, इसको याद रखेंगे। और ये 216 फीट ऊंची है। इसके उद्घाटन कब हुआ था? तो 5 फरवरी 2022 को किसने उद्घाटन किया था? तो प्रधानमंत्री साहब ने इसका उद्घाटन किया था। सर संत रामानुजाचार्य कौन थे? तो याद रखेंगे इन्होंने आपका छुआछूत का विरोध किया था और समाज की एकता को बढ़ावा दिया था, ठीक है, याद रखेंगे। इनको याद रख लेंगे। संत रामानुजाचार्य ने क्या किया था? छुआछूत का विरोध किया था, एकता पर बल दिया था, इसीलिए इनकी प्रतिमा बनी है हैदराबाद में। इसको क्या कहते हैं? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। सॉरी, आप याद रख लेंगे यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे ये आपकी केवड़िया गुजरात में है, ठीक है। ये अब माफ़ी चाहेंगे आपसे, इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये केवड़िया गुजरात में है। और आपका कहाँ पर हो जाएगा? ठीक है, याद रख लेंगे ये सरदार पटेल की है, गुजरात में, केवड़िया में, ठीक है। सरदार पटेल जी की माफ़ी चाहेंगे आपसे। ये आपका स्टैच्यू ऑफ जो आपकी यूनिटी है ये कहाँ पर हो जाएगी? आपकी केवड़िया गुजरात में हो जाएगी, ठीक है, याद रखेंगे। और संत रामानुजाचार्य की जो प्रतिमा है इसको स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? याद रखेंगे इक्वलिटी के नाम से, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ जो इक्वलिटी है, क्योंकि इन्होंने इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? समानता होता है, ठीक है। समानता पर बल किसने दिया था? तो संत रामानुजाचार्य ने। इनकी प्रतिमा कौन है? स्टैच्यू ऑफ, ठीक है, याद रखेंगे इक्वलिटी, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें तो सरदार पटेल की प्रतिमा है आपकी, ये लगभग जो आपकी 525 फीट ऊंची है। कितनी? 525 फीट ऊंची है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यानी कि 195 मीटर के आसपास है, ठीक है, इसको याद रख लेंगे। इसके अलावा याद रखेंगे ये सरदार पटेल की है और कहाँ पर है? केवड़िया गुजरात में, नर्मदा नदी के तट पर। कहाँ पर? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ये भी याद रख लेंगे, ठीक है। सरदार सरोवर बांध के आसपास ही स्थित है, इसको भी याद रखेंगे। बात करें पाली राजस्थान की, यहाँ पर क्या है? तो यार आप इसको कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। इसके अलावा लातूर महाराष्ट्र की बात कर लें साथी, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। क्या हो जाएगा? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ पर स्थित है सर? ये आपका स्टैच्यू ऑफ नॉलेज है लातूर महाराष्ट्र में। और ये बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है। किसकी? बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किसकी प्रतिमा है? बाबा साहब अम्बेडकर की। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज आपकी कहाँ पर है? तो याद रखेंगे आपकी लातूर महाराष्ट्र में। इसके अलावा याद रखेंगे जो पाली राजस्थान है
यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ पीस है, ठीक है, जैन मुनि की प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ पीस। इसके अलावा श्रीनगर में भी एक स्टैच्यू ऑफ पीस बनाई गई है, जो आपकी किसकी बनी है, संत रामानुजाचार्य की। लेकिन राजस्थान वाली पूछे तो ये जैन मुनि की है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है सिपकला दर्रा निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह होता है। सिपकला जो दर्रा है इससे किस नदी का प्रवाह होता है, तो याद रख लेंगे जो आपका सतलज नदी है ये आपकी सिपकला से निकलती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रख लेंगे। ये कहाँ पर है सर, ये आपकी हिमाचल प्रदेश में होती है। इसके अलावा चेनाब नदी भी आपकी हिमाचल प्रदेश से निकलती है एक दर्रे से, उस दर्रे का नाम है बारालाचा दर्रा। क्या है, इसका नाम है बारालाचा दर्रा, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। बारालाचा दर्रा से कौन सी नदी, चेनाब नदी। कहाँ पर है सर, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी में आप याद रखेंगे कि चांगला दर्रा है। कौन सा दर्रा, चांगला दर्रा है। और इसके अलावा इसमें दमचौक नामक स्थान है। कौन सा सॉरी, आपका दमचौक नामक स्थान है, ये आपका कहाँ पर है, लेह में पड़ता है। लेह कहाँ पर पड़ता है सर, लद्दाख में पड़ता है, ठीक है, याद रख लेंगे। पुनः देखते हैं, जो सिंधु नदी है इंपॉर्टेंट है, चांगला दर्रा, दमचौक स्थान, लेह लद्दाख, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखें। दमचौक स्थान सिंधु नदी निकलती है, इसको याद रख लेंगे। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी सर भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये आपकी करती है यांगयाप दर्रा से। कौन से दर्रा से, आप याद रख लेंगे, यांगयाप दर्रा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। यांगयाप दर्रा से कौन सी नदी, सिंधु नदी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। यांगयाप दर्रा कहाँ पर पड़ता है, तो सर ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में ये आपका पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है आगा खां महल कहाँ पर स्थित है। क्या कह रहा है, आगा खां महल कहाँ पर स्थित है, तो याद रखेंगे जो आगा खां महल है ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। और ये वही आगा खां है, साथ ही जिसने क्या किया था, तो याद रखेंगे इसने क्या किया था, आगा खां ने, इसने की थी मुस्लिम लीग की स्थापना। और इसी पैलेस में जब आपका कौन सा आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें गांधी जी को कैद कर लिया था, ये भी याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में क्या है, तो सर सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, सांची का स्तूप। गुजरात में क्या है, तो गुजरात में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हमने क्या देखा था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी यहीं पर है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी यहीं पर है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम भी है। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम क्या है, ये यहीं पर स्थित है। और इसका नाम क्या है, आपका हो जाएगा अहमदाबाद का मोदी स्टेडियम। क्या है, मोदी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम या फिर मोटेरा स्टेडियम, ठीक है, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी या फिर मोटेरा स्टेडियम कहाँ पर है, ये याद रख लेंगे, आपका हो जाएगा गुजरात में। केरल में क्या है सर, तो केरल को क्या कहते हैं, मसालों का बगीचा कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे अच्छे से। और यहीं पर एक आपका मालाबार तट पड़ता है। क्या पड़ता है, मालाबार तट कौन सी कोस्ट का है, तो केरल की कोस्ट का है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है सूर्य की परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की सतह पर रक्षा कौन करता है, तो याद रखेंगे इसमें आपका आंसर हो जाएगा ओजोन परत, सीधा याद रखेंगे ओजोन परत इसका आंसर हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला ओजोन गैस का होता है O3। क्या होता है, ओजोन गैस का फॉर्मूला O3 होता है, और जो ऑक्सीजन होता है इसका O2 होता है, ठीक है, याद रख लेंगे। ओजोन परत क्या करती है, जो सूर्य से परावैंगनी किरणें आती हैं उसका अवशोषण करके वापस कर देती है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या है, तो नाइट्रोजन में याद रखेंगे जो आपका वायुमंडल है ये सर्वाधिक उत्पन्न गैस है, ठीक है, जो सर्वाधिक गैस पाई जाती है वो कौन सी है, नाइट्रोजन। इसके अलावा ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन आपकी श्वास लेने की जीवनदायी गैस है, ये भी याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है शिव समुद्रम जलप्रपात। क्या कह रहा है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो याद रखेंगे शिव समुद्रम जलप्रपात हो जाएगा कृष्णा नदी पर। और कहाँ पर हो जाएगा, ये आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे कृष्णा नदी पर है शिव समुद्रम जलप्रपात, अच्छे से याद रख लेंगे। नर्मदा नदी की बात करें तो यहाँ पर एक धुआंधार जलप्रपात है। क्या है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, तो याद रखेंगे ये नर्मदा नदी पर है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, जोग जलप्रपात है, ये किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर, ठीक है, शरावती नदी पर। शरावती नदी कहाँ पर है सर, ये आपकी कर्नाटक में, कहाँ पर है, कर्नाटक में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख लेंगे, ठीक है, सभी अच्छे से। और अब सरयू नदी कहाँ पर है, तो इसके किनारे अयोध्या नगरी स्थित है। और कावेरी को स्वच्छता के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है भारत की सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। क्या कह रहा है, भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है, तो सभी याद रखेंगे जो आपका लद्दाख है। क्या है, लद्दाख। और लद्दाख के नेशनल पार्क का नाम क्या है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अभी कुछ दिन पहले हमने उत्तर भारत के राष्ट्रीय उद्यान की आपके लिए क्या डाली है, एक वीडियो डाली थी,
बहुत अच्छी बना करके, ठीक है। आप उसको देख लेंगे, उसमें उत्तर भारत के सारे नेशनल पार्क कवर हो जाएंगे। और यदि आपको दक्षिण भारत के नेशनल पार्क की वीडियो देखनी है तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर हमको दक्षिण भारत के नेशनल पार्क चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड में क्या है तो याद रखेंगे, उत्तराखंड में हैली नेशनल पार्क। क्या है हैली नेशनल पार्क? सर ये तो नाम नहीं सुना है, ये पुराना नाम है। अब क्या था, फिर बना कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या बना? कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके अलावा क्या अब नाम हो गया, अब इसका नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। क्या हो गया सर? इसका नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है, नया नाम हो चुका है। ये किसका नाम है? तो आपका जिम कॉर्बेट या फिर हैली राष्ट्रीय उद्यान या फिर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। एक ही नेशनल पार्क है ये, ठीक है। असम में क्या है तो असम का एक नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है 106वें नंबर का, उसका नाम है देहिंग पटकाई। क्या नाम है? देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर पड़ता है? असम में पड़ता है और नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है 106वें नंबर का। भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। कर्नाटक में क्या है सर? तो कर्नाटक में आपका हो जाएगा बनेरघट्टा हो जाएगा। इसके अलावा कौन सा हो जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। बनेरघट्टा, बांदीपुर, ठीक है। ये आपके राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बनेरघट्टा। बनेरघट्टा के अलावा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? ये सारे के सारे कर्नाटक में हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और एनालिसिस पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आपसे निवेदन है, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस तरह की आपके लिए डेली क्लास लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए GS हब बाय DS सर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।